हाय फ्रेंड, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप कंप्यूटर साइंस के MCQs तैयार करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड MCQs की तैयारी का सिलसिला आज से स्टार्ट किया गया है। तो आपने अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपने ये तमाम वीडियोस ज़रूर देखनी है ताकि आपके MCQs की तैयारी जो है वो सही तरीके से हो सके। तो चलें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के MCQs की तैयारी आज से शुरू करते हैं। पहला जी हमारा MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, यूज़बिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी हैं जो कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स में कंसिडर होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में आती है और जो रिलायबिलिटी है ये सॉफ्टवेयर की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ओके, इसी तरीके से अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो किसी सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो भी सॉफ्टवेयर की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। और यूजेबिलिटी की एक सॉफ्टवेयर कितना यूजेबल है, उसकी इंटरफेस कितनी यूजेबल है, ये भी उस सॉफ्टवेयर की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये A, B और C ये जो तीनों हैं ये किसी भी सॉफ्टवेयर की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं और इसलिए हम कहेंगे कि जो इसका हमारा आंसर है वो क्या है, वो होगा जी ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, तो हमारे पास जो आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए है अवेलेबिलिटी, ऑप्शन बी है पोर्टेबिलिटी, ऑप्शन सी है यूजेबिलिटी और ऑप्शन डी है मेंटेनेबिलिटी और ऑप्शन ई में आ जाते हैं बोथ ई एंड डी। अब हमने बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। हम बात कर रहे हैं डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की कि डेवलपर से रिलेटेड कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी जो है ये डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर ने कब कब कितना अवेलेबल होना है ये डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में नहीं आती। इसी तरीके से अगर हम बात करें पोर्टेबिलिटी की तो पोर्टेबिलिटी जो है ये डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि डेवलपर ने इस रिक्वायरमेंट का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना होता है। अगर हम यूजेबिलिटी की बात करें तो यूजेबिलिटी जो है ये भी डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर अगर आप पोर्टेबिलिटी आपको कंफ्यूज कर रही हो तो पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक जो सॉफ्टवेयर वो कितना पोर्टेबल है। मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर है, अगर वो विंडोज़ 7 पर भी काम करता है और विंडो 8 पर, विंडो 10 पर भी काम करता है तो हम कहेंगे कि वो जो सॉफ्टवेयर वो ज़्यादा पोर्टेबल है। चलिए इसकी एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है सॉफ्टवेयर 1, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर 1 है जो कि चाहे हम विंडो 7 पर इंस्टॉल करें, चाहे हम विंडो 8 पर इंस्टॉल करें, चाहे हम विंडो 10 पर इंस्टॉल करें, हम ये सपोज करें कि ये सॉफ्टवेयर 1 जो है ये हमारा इन तीनों विंडोज़ पर काम करेगा। इसके मुकाबले में अगर हम एक और सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर 2, और हम कहते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर 2 है ये विंडो 7 पर तो काम करेगा लेकिन विंडो 8 पर काम नहीं करेगा, जैसी तरीके से हम कहते हैं कि विंडो 10 पर काम नहीं करेगा। तो इन दोनों सिनेरियोज में हमारा जो है कौन सा सॉफ्टवेयर जिसकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर 1 है इसकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सिस्टम्स पर काम कर रहा है। तो बात ये हो गई कि हम ये कह रहे थे कि डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। तो हमने कहा कि अवेलेबिलिटी भी नहीं है, पोर्टेबिलिटी डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, यूजेबिलिटी डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है और जो मेंटेनेबिलिटी है ये भी डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में आती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ई है वो कह रहा है कि बोथ बी एंड डी, यानी कि बी पोर्टेबिलिटी एंड डी मेंटेनेबिलिटी। तो हमारे पास जो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ बी एंड डी। करेक्ट आंसर है जी ई। चलें जी नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि सिलेक्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ QFD। QFD की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए है
क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट, हमारे पास ऑप्शन बी है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, हमारे पास ऑप्शन सी है क्वालिटी फंक्शन डिज़ाइन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पर इसके अगर हम आंसर की तरफ जाएं तो हमारा जो आंसर है वो है बी कि QFD स्टैंड करते हैं क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। QFD से मुराद है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। इनमें से कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं हैं। तो अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन का जो स्टेप है ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में नहीं होता। और तो इसका करेक्ट आंसर है जी डिज़ाइन, कि जो डिज़ाइन है हाँ वाकई ऐसा है कि नॉट स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। डिज़ाइन का जो स्टेप है वो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में नहीं आता। रिक्वायरमेंट्स को एलिसिटेट करना जो है ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में आता है, और हम ऊपर ये पूछ रहे हैं कि कौन सी वो चीज़ें जो नहीं आती, तो ये गलत हो गया। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेट करने का मतलब होता है रिक्वायरमेंट्स को निकालना, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना ये भी गलत है, क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के स्टेप्स में से एक स्टेप है। और रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना भी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के स्टेप्स में से एक स्टेप है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ए, कि जो रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन है, रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का स्टेप नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज एब्रीविएशन ऑफ फास्ट। फास्ट की एब्रीविएशन, फास्ट किसकी एब्रीविएशन है। ए फंक्शनल एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, बी फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, सी फास्ट एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, डी नन ऑफ द मेंशन। और हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि फास्ट एंड फॉर फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इज़, कि जब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर हमने डिलीवर करना होता है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है वो कौन होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है मिडल लेवल स्टेक होल्डर, ऑप्शन 2 है एंट्री लेवल पर्सनल, और ऑप्शन सी है यूज़र ऑफ द सॉफ्टवेयर, और ऑप्शन डी है मैनेजर। और हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो होता है जी यूज़र ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि जिसने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर का यूज़र ही वो एक्चुअल पर्सन है जिसने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। और अगर सॉफ्टवेयर का यूज़र सेटिस्फाई है कि जिस सॉफ्टवेयर पर वो काम कर रहा है वो सॉफ्टवेयर उसे अच्छा लग रहा है और वो रिलायबल लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी हद तक हम सॉफ्टवेयर को बनाने में कामयाब हुए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर होता है वो होते हैं सॉफ्टवेयर का यूज़र। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। व्हाट आर द सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए है SRS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, अब हम पूछ ये नहीं कि व्हाट आर द सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स वगैरह गदर करने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं। तो ऑप्शन ए है SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो जी हाँ बिल्कुल, ये वही सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है कि जब आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया होगा अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री के दौरान, तो उस वक्त भी आपने एक SRS बना के दी होगी जिसे आपने डॉक्यूमेंटेशन का भी नाम दिया था। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन से एक पहला स्टेप होता है जो कि डॉक्यूमेंटेशन का भी एक मिनी पार्ट होता है। तो ये इसका आंसर है। और SDD, SRD, DD ये सारे जो हैं ये रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर है जी ए SRS। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। विच ऑफ दीज स्टेप्स इज इंक्लूडेड इन द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये कुछ स्टेप्स हैं, इनमें से हमने ये बताना है कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।
तो पहला है जी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, दूसरा है जी फैसिबिलिटी स्टडी करना, और तीसरा है जी रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करना, और चौथा है जी बोथ ए एंड बी, यानी कि रिक्वायरमेंट को गैदर करना भी और फैसिबिलिटी स्टडी करना भी कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं कि क्या उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पॉसिबल भी होगा हमारे लिए कि नहीं होगा, इस तरह की फैसिबिलिटी स्टडी करना। तो ये जो दोनों हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस है, एक तो उसमें रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होती हैं और रिक्वायरमेंट्स की फैसिबिलिटी स्टडी करनी होती है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन का पार्ट है ये इसका ऐसा नहीं है, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास जो आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को हम गैदर भी करते हैं और रिक्वायरमेंट्स की फैसिबिलिटी स्टडी भी करते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। इन द एलिसिटेशन प्रोसेस, एलिसिटेशन जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना, निकालना। इन द एलिसिटेशन प्रोसेस द डेवलपर्स डिस्कस विद द क्लाइंट एंड एंड यूजर्स एंड नो देयर एक्सपेक्टेशंस फॉर द सॉफ्टवेयर। तो इसके जो ऑप्शन है वो ये है कि क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रिक्वायरमेंट्स को जब हम इलिस्टेट कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स निकाल रहे होते हैं, इकट्ठी कर रहे होते हैं, तो डेवलपर जो है वो क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं और एंड यूज़र्स के साथ डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास क्लाइंट है और जो हमारे पास एंड यूज़र है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कि वो सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, नेगोशिएशन एंड डिस्कशन, और चौथा है जी डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। क्योंकि देखिए ना, हमने जिक्र किया था एलिसिटेशन प्रोसेस का, तो जो रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन का प्रोसेस होता है उसका दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि इसका इजी वर्डिंग में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना रिक्वायरमेंट्स को, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, और रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद ही हम निगोशिएट करते हैं अपने क्लाइंट के साथ कि हाँ जी फ़लानी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम फुलफ़िल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या रिक्वायरमेंट्स थोड़ी मॉडिफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए निगोशिएट करना भी इसका पार्ट नहीं है और डॉक्यूमेंट करना भी इसका पार्ट नहीं है, बल्कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ द इंटरव्यूज़ हेल्ड बिटवीन टू पर्सनस अक्रॉस द टेबल, कि हमारे पास दो पर्सनस आ गए हैं जिन्होंने इंटरव्यू करने, आप कह लें कि एक हमारे पास क्लाइंट है और एक हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर मैनेजर है और दोनों का इंटरव्यू करने हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक टेबल पर रह कर इंटरव्यू करने हैं। तो ऑप्शन ये है कि क्या वो रिटन इंटरव्यू करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या वो नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या वो 1-to-1 इंटरव्यू करेंगे, जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें समझ आ रही है कि अगर दो बंदे हैं तो 1-to-1 उन्होंने इंटरव्यू करने हैं। क्या वो ग्रुप इंटरव्यू करेंगे, जब बंदे ही दो हैं तो फिर उनको ग्रुप इंटरव्यू करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ग्रुप का वर्ड बजाते खुद ये बताता है कि जिसमें दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों तो उधर हम ग्रुप का वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1-to-1। जी, आंसर हो गया डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम एमसीक्यूज़ ज़रूर समझ आए होंगे। ये तमाम एमसीक्यूज़ t4tutorials.com से लिए गए हैं और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग को लेकर। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगा जहाँ पर जाकर ये तमाम एमसीक्यूज़ आप डाउनलोड करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप बाकी भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स की सीरीज़ देखना चाहेंगे कि नहीं देखना चाहेंगे, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप एमसीक्यूज़ की तैयारी करना चाहते हैं। तो कोशिश ये होगी कि डेली की एक वीडियो आया करेगी जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ को आगे रन करेंगे। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की भी एक सीरीज़ स्टार्ट होगी, और जैसे ये दोनों सीरीज़ ख़त्म होंगी तो फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे हम। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।